So good morning children and welcome back in this new session. So today we are on the topic thrust and pressure. As discussed in the previous class, let us discuss what is thrust. Thrust is a force. Thrust is a force. And this force is applied by fluid. Fluid means the substance which flows, such as liquid and gas. So if you keep a liquid in a tank or in a bucket or in any container, what happens? That liquid contained in these containers applies force on the walls of the container. Force on the walls of the container. But the speciality of this force is that this force is always and always normal to the surface. Means this force will be applied normally. At normal means at 90 degrees, means perpendicular to the wall of the container. This is one example. So when a perpendicular force is acting on the wall or on any surface, that force is called as thrust. And this thrust is used in context of any liquid or fluid. It means that if I am applying force on this table, this is not a thrust. This is not a thrust. If I am applying a force on the wall or any object, that is not a thrust. That is a force. But thrust is the force applied by any liquid or gas on the walls of the container or any other surface. Now one more example is your dam. बांध, जो बांध बनाते हैं उसका फंक्शन क्या है? पानी को एक साइड में रोकना और एक साइड में कंट्रोल्ड वे में हम उसको फ्लो करते हैं. तो ठीक है. अब सपोज दिस इज ए डैम or the check valve, and in the upstream the water is flowing, so it will strike to the walls of the dam. The water will strike to the walls of the dam normally, and this force is called as thrust force applied by the water. Now what happens? This thrust force goes on increasing as we go deeper and deeper inside the liquid. Say this is the surface of the river. This is the surface of the water stored in the upstream of the upstream means इधर से रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वाल के इस डायरेक्शन को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, एंड दिस इज योर डाउन स्ट्रीम. उस साइड में लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं इसको हम? डाउन स्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम में क्या होगा? ये वाल बनने के कारण वाटर धीरे धीरे उसका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना. यानी कि वाटर स्टोर हो रहा है. तो जितना वाटर ये स्टोर होगा, जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे लोअर पार्ट में प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा. क्यों? अब इसका मतलब समझिए कि सपोज करिए कि इस हाइट तक हमारा वाटर है. से दिस इज हाइट ऑफ 75 मीटर. 75 मीटर हाइट का ये वाटर स्टोर है. तो जो लोअर पार्ट ऑफ द वाटर है, जो लोअर लेयर है, लिक्विड हमेशा लेयर में होता है. लिक्विड गैसेस ऑलवेज ट्रेवल्स इन लेयर. तो लोअर लेयर के द्वारा इस लोअर पार्ट ऑफ द डैम में बहुत ज्यादा थ्रस्ट अप्लाई होता है. क्यों? क्योंकि इस लेयर के ऊपर देखिए इतना पानी, तो इस पानी का वेट के कारण लोअर पोर्शन में थ्रस्ट हमारा ज्यादा हो रहा है. ठीक है. अब जैसे जैसे हम गहराई से ऊपर आए, सपोज सेकंड लेयर में आए, तो इसका वाटर का कंटेंट कम हो गया, तो थ्रस्ट भी हमारा कम हो गया.
फिर इसमें आ गए और कम हो गया तो यहाँ पे थ्रस्ट का कंटेंट हमारा कम हो गया। तो लोअर पोर्शन में मींस एज वी गो डीपर एंड डीपर इनसाइड द वाटर द प्रेशर इंक्रीजेस। दिस इज द, ये एक नॉर्मल सी चीज है जो आप लोगों को आजीवन याद रखना है कि जब हम किसी भी गहराई में जाते हैं, पानी के गहराई में जाते हैं, नदी के गहराई में जाते हैं, चाहे समुद्र के गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे उसके ऊपर दबाव हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आई हैव यूज्ड द टर्म प्रेशर। थ्रस्ट के जगह हमने टर्म क्या यूज किया है? प्रेशर। नो, व्हाट इज प्रेशर? सो प्रेशर जनरली वी डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पर हमने फोर्स नाम लिया है, मींस अब ये कोई भी फोर्स हो, चाहे थ्रस्ट फोर्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का फोर्स हो, उस फोर्स को हम फोर्स बोल रहे हैं। जैसे कि हम अब यहां पे हम इस डेस्क को हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पर ठीक, यहां पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम फोर्स लेंगे, और कितने एरिया में लग रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो कितने एरिया में लग रहा है। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर, because the SI unit of force is Newton and SI unit of area is meter square, length into length, meter into meter, that is meter square। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारा प्रेशर का SI यूनिट हो गया। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हम पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल विच इज रिटन एज PA, कैपिटल P स्मॉल a। ठीक है, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल। आइदर यू राइट SI यूनिट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, बोथ आर करेक्ट। This is on the name of the physical quantities, force and area, and this is name on the scientist। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे SI यूनिट है। अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है, पास्कल लिखते हैं तो भी सही है, SI यूनिट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब हम लिक्विड या गैस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम आ जाते हैं, इसी प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी लिक्विड प्रेशर और गैस प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला हम नाउ द प्रेशर इन कंटेक्स्ट ऑफ लिक्विड और गैस इज डिफाइंड एज P is equal to thrust upon area। thrust upon दोनों ही प्रेशर है, लेकिन लिक्विड या गैस के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में हम प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, बिकॉज थ्रस्ट इज आल्सो ए फोर्स। थ्रस्ट इज आल्सो ए फोर्स। व्हाट विच काइंड ऑफ फोर्स? इट इज द नॉर्मल फोर्स, इट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन व्हिच इट एक्ट्स। जिस सरफेस के ऊपर ये फोर्स लगता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, 180 डिग्री ही लगता है, उसी को हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड या गैस के लिए हम इसी प्रेशर को डिफाइन करते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। नाउ अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? थ्रस्ट जब फोर्स है तो इसका भी यूनिट न्यूटन ही होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन ही होता है। और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो अगेन इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में भी यूनिट हमारा सेम रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग देखिए। अब इस दोनों फॉर्मूला में के मदद से हम ये देखेंगे कि प्रेशर किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है और कैसे डिपेंड होता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और P is equal to thrust upon area in case of liquid or gas. So here you see that there are two quantities. One is force and another is area. These quantities are called as physical quantities. Physics में इसका नाम हम क्या देते हैं? Physical quantities. ठीक है? तो अब ये फॉर्मूला जो है thrust upon area, इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है? देखिए
इस टेबुलेटेड कॉलम से समझिए, थ्रस्ट ऑफ दिस फोर्स। जब हम फोर्स, अब हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो थ्रस्ट के ऊपर और एक एरिया के ऊपर। अगर थ्रस्ट चेंज होगा तो प्रेशर भी हमारा चेंज होगा, और यदि एरिया चेंज होगा तो प्रेशर भी हमारा चेंज होगा। अब चेंज में दो प्रकार का हो सकता है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा? हाँ बताइए। सपोज कीजिए कि थ्रस्ट हम 100 न्यूटन लेके रखे हैं, ठीक है, और एरिया हमारा 2 मीटर स्क्वायर है। थ्रस्ट हमने कितना लिया? 100 न्यूटन। एरिया हमने कितना लिया? 2 मीटर। अब इन दोनों का वैल्यू अगर इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हम 100 को कहां रखेंगे बताइए जरा? न्यूमरेटर में ऊपर रखेंगे, ये 100 न्यूटन हो गया, और 2 मीटर स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, ये हो गया 2 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर हो गया हमारा कितना? इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब आपको समझ बताइए? से दिस इज a surface, this is 1 meter and this is 2 meter. So 1 meter and 2 meter दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 मीटर स्क्वायर होगा, है ना? तो ये 2 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है से विच इज थ्रस्ट फोर्स, तो ये 2 मीटर स्क्वायर पे हमारा 100 लग रहा है। अब यहाँ पे क्या बता आया है हमारा? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि इस एरिया को हम डिवाइड करते हैं। अब ये एरिया को हम दो पार्ट में, इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 into 1 1 मीटर स्क्वायर, और ये 1 into 1 1 मीटर स्क्वायर हो गया ना। तो अब ये एक एरिया में, एक पार्ट में कितना लग रहा है फोर्स? 50, और दूसरे पार्ट में कितना लग रहा है? 50। दिस इज व्हाट मीन्स बाय 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है? 50। दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। नाउ कीपिंग दिस एरिया एज सेम, एरिया हम सेम रख रहे हैं, ठीक है। प्रेशर को, थ्रस्ट को हम इंक्रीज करते हैं 200। अब कितना होगा पर मीटर स्क्वायर में? 100। तो बढ़ा के घटा, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स और थ्रस्ट, ठीक है। सो इफ देयर इज इंक्रीज in pressure due to increase in area, this is, then we say that pressure is directly proportional to force or thrust. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं ना? डायरेक्ट सीधा का सीधा संबंध, अगर वो इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। दैट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और थ्रस्ट, दोनों लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। Now let us see what happens if we, now what happens if we decrease this force to 50 न्यूटन? तुम बताओ, अगर हम इस थ्रस्ट 100 न्यूटन के जगह में अगर हम 50 न्यूटन कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमने 100 की जगह 50 कर दिया। हाँ, क्योंकि देयर इज decrease in force and pressure is directly proportional to force. So if force decreases, pressure will decrease. If force increases, pressure will increase. This is meant by direct proportion. Sit down. Now keeping the force same. अब हम फोर्स सेम लग रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, 2 मीटर स्क्वायर से हम 1 मीटर स्क्वायर कर रहे हैं। Tell me what will be the pressure if the force is 100 Newton and area is 1 meter square? What will be the pressure?
100 Newton will be the pressure. See here, pressure is equal to force, that is 100 Newton, and area we have changed from 2 meter to 1 meter square. So 1 meter square. So the pressure becomes 100 Newton per meter square. It means when we decrease the area at constant force, there will be increase in pressure. प्रेशर एरिया डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा। दिस इज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 100 न्यूटन, बट एरिया विल डिक्रीज बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर स्क्वायर पहले था, तब हमारा कितना था प्रेशर? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, यही था ना। और जब एरिया हम इसको डिक्रीज कर देंगे तो अब ये प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बिकम 100 न्यूटन। दिस इज कॉल्ड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में साइन हम वही रखते हैं, सिर्फ जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो हम लिखेंगे इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे। और रीड कैसे करेंगे? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नॉट 1 अपॉन एरिया। इनवर्सली जब आप कह दे रहे हैं तो 1 अपॉन एरिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मींस दैट व्हेन एरिया इंक्रीजेस, pressure decreases. If we increase the area to 4 meter, what will be the pressure? The force remains constant. Previously, I decreased the area to 1 meter square. Now I have increased the area to 4 meter square. Then what will be the pressure acting? 25 Newton per meter square. Very good. Sit down. For pressure is force upon area. That is, force is given as 100 Newton. Area is I am taking as 4. So 100 divided by 4 is 25 Newton per meter square. How will be? So here again we see that if we increase the area जब हम increase करते हैं तो pressure हमारा क्या हो गया? Decrease. So this is called inversely proportional to area. Pressure. So this is all about your thrust and pressure. Now there is one important law. That law is called as Pascal's law, and this law is valid for all liquid and gases. What is Pascal's law? Pascal's law states that the pressure applied at any point on an enclosed liquid is equally transmitted in all directions. Take for example, there is a water balloon. Here I am applying force, that is some unit area में हम force apply कर रहे हैं, that becomes as pressure. हम यहाँ पे pressure लगा रहे हैं, P लगा रहे हैं। कहां पे लगा रहे हैं? पॉइंट ए पर। और इस बैलून के अंदर वाटर भरा हुआ है, लिक्विड है। तो हमने तो प्रेशर एक जगह पे लगाया, लेकिन जब ये बैलून फटता है, जब आप ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो बैलून क्या होगा? फटेगा। तो जब वो बैलून फटता है तो उसमें जो वाटर निकलेगा वो चारों दिशाओं में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में निकलेगा, वो सेम प्रेशर के बराबर होगा। पी 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 पी। जो प्रेशर हमने यहां पे लगाया था वो बराबर एक बराबर हर पॉइंट पे वो ट्रांसमिट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, and this law is called as Pascal's law. There is some uses of this pressure के जो हमने पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया, इस कंसेप्ट को हम कहां देख पाते हैं, कहां यूज होता है। जो हमने कहा कि प्रेशर के फोर्स के इंक्रीज होने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, या एरिया के डिक्रीज होने पे प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है। इसका एक एग्जांपल लीजिए कि जब एरिया डिक्रीज इंक्रीज हो गया, एरिया हम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर हमारा कम लगता है। एग्जांपल लीजिए, जब आप लोग
नाइफ से जिस नाइफ से आप लोग वेजिटेबल को कट करते हैं, वो नाइफ अगर ब्लंट हो जाए, उसकी धार खत्म हो जाता है, तब वो आसानी से उस वेजिटेबल को काट नहीं पाता है। समझ रहे हैं कि जितनी आसानी से जो नया था वो चाकू जितनी आसानी से काट रहा था, वो धीरे धीरे घिसने के कारण उसका जो कटिंग एज है वो ब्लंट हो गया। ब्लंट मीन्स उसका एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो जब एरिया बढ़ जाता है तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है सब्जी या फल को काटने के लिए, है ना। ये डेली एप्लीकेशन है हमारा। उसी प्रकार से एक नेल है जो बहुत नुकीला है, उसको हम बहुत ही आसानी से आराम से ठोक के भी उसको हम दीवार पे हम उसको धंसा सकते हैं। लेकिन अगर उसको नोकीला पॉइंट का वो टूटा हुआ है तो हमको ज्यादा जोर से उसके ऊपर मारना पड़ेगा, तब शायद जाकर कहीं वो वॉल में धंसेगा या नहीं भी धंस सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया इंक्रीज है, उसका जो पॉइंट है, जो पॉइंट से जिस पॉइंट को ये सरफेस पर टच कर रहा है उसका एरिया इंक्रीज है, ब्लंट हो गया है, इसलिए प्रेशर हमारा क्या लगता है, कम लगता है। और जिसका नोकीला होता है उसमें प्रेशर हमारा प्रेशर हमारा ज्यादा लगता है, और जब नोकीला रहेगा तो प्रेशर हमारा। तो ये हमारे डेली एप्लीकेशन का है, ये कारण होता है। एक जो कारण है आपको साइंटिफिक एग्जांपल में दे रहा हूं, जो अभी अभी मैंने जो डैम के बारे में बात किया, बांध, है ना। डैम क्या होता है, वो पानी के अंदर उसमें ज्यादा पोर्शन रहता है। ये अगर हमारा डैम है, तो पानी के अंदर उसका ज्यादा पोर्शन रहता है और बहुत थोड़ा पोर्शन पानी के ऊपर रहता है। तो ज्यादा पोर्शन पानी के अंदर है, इनसाइड वाटर या फ्लूइड के अंदर कोई स्ट्रक्चर होता है, तो हमने क्या कहा था कि उसके गहराई में जब हम जाएंगे तो तल में जो बेस ऑफ द डैम, ये बेस है, इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स। अभी बताया ना, इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा होने से फोर्स हमारा नॉर्मल फोर्स ज्यादा लग रहा है। अगर हम यहां ले लें इस पोर्शन पे, तो यहां पर हमारा इस लेवल के ऊपर पानी का लेवल कम है, क्वांटिटी कम है, तो फोर्स हमारा कम लगेगा। ठीक है, तो जहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है वहां पर ये संभावना, ये तो निश्चित तौर पर है कि जैसे ही फोर्स ज्यादा लगेगा डैम हमारा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, डैम का जो बेस पोर्शन है उसको हम एरिया को हम इंक्रीज करते हैं। अभी उन्होंने बताया ना कि एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो लोअर पार्ट पे प्रेशर कम करने के लिए जो लोअर पार्ट है उसको वाइडर बनाते हैं, और धीरे धीरे हम इसका स्लोप कम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे स्लोप ऐसे कर देंगे, फिर तो एक ही बात होगी ना, फिर तो बात एक ही होगी। तो ऐसा हम इंक्लाइन क्यों करते हैं, इसका भी एक टेक्निकल रीजन है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स कम होते जाएगा। सबसे देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम एरो का लेंथ से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, एरो का लेंथ हम कम करते थे, तो ये क्या आ गया, एक हमारा इंक्लाइन वो आ गया ना, ये आ गया ना। इसीलिए जो लोअर पार्ट है इसको हम इंक्लाइन बनाते हैं, क्योंकि फोर्स हमारा इस वे में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। सबसे लोअर पार्ट में हाईएस्ट, जैसे क्या है, इसको 1 दे दें, 2 दे दें, 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम बोलते हैं। जब इसको हम दिखाते हैं और फोर्स डायग्राम में आपको क्या पता चलेगा कि लोअर पार्ट, लोअर फोर्स will be of higher magnitude, and as we go upper and upper, the upper force will be of lowest magnitude. ठीक है, इसीलिए इसको हम फोर्स डायग्राम के आधार पर ही इसको हम स्लैंटेड बनाते हैं, ढलान में बनाते हैं। अगर हम वैसे ही बना देंगे फिर तो एक ही बात होगी, चाहे इतना पतला हो चाहे इतना पतला, बात एक ही होगी ना। तो ये कारण है इन टुडेज लेक्चर। क्लियर?